गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 49 आज हम स्टार्ट करेंगे। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 तक पिछली क्लासेस में हमने सॉल्व करे हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है 31 मार्च 2016 को वी लिमिटेड और पी लिमिटेड की बैलेंस शीट्स गिवन है। वी लिमिटेड पी लिमिटेड दोनों की बैलेंस शीट्स गिवन है। देखते हैं बैलेंस शीट को। ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल दोनों कंपनीज के गिवन है। इसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस में रेवेन्यू रिजर्व्स है, ओके। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, जो कि सिर्फ पी लिमिटेड में गिवन है। उसके बाद क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। चलिए इसके बाद आगे हमें दी हुई है नॉन करंट एसेट्स, जिसमें देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर देखिए 12% डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड एक्वायर्ड ₹8.95 ईच। ये क्या है स्टूडेंट्स? तो समझिए कि दो कंपनीज वी और पी, यहाँ पे क्या हो रहा है, वी लिमिटेड ने 95,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रखा है पी लिमिटेड के डिबेंचर्स में। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे अभी तक हमने कॉमन डेटर क्रेडिटर को समझा, कॉमन बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल को समझा, कॉमन लोन मैंने आप लोगों को बताया। तो डिबेंचर्स क्या होता है? एक तरीके से ऋण ही तो होता है, एक तरीके से लोन ही तो होता है। हमें क्या करना है, इस लोन को कैंसिल करना है। तो इसकी एंट्री हम करेंगे परचेजिंग कंपनी की बुक्स के अंदर, हम इसका एडजस्टमेंट बिल्कुल करेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे हमें दिया हुआ है स्टॉक डेटर्स बिल्स रिसीवेबल कैश एट बैंक एट्सेट्रा। देखिए आगे बोल रहे हैं पी लिमिटेड ने 14 लाख रुपए में वी लिमिटेड के संपूर्ण व्यवसाय का एकीकरण कर लिया, जिस हेतु सममूल्य पर समता अंशों का आवंटन किया गया। 14 लाख इज आर परचेज कंसिडरेशन। क्या बोला है? इसके लिए आप इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो। पी लिमिटेड वी लिमिटेड को एक्वायर कर रही है एक तरीके से। दैट मीन्स पी लिमिटेड इज आर परचेजिंग कंपनी, वी लिमिटेड इज आर वेंडर कंपनी। और हुआ क्या है डिबेंचर्स के केस में अगर देखा जाए तो पी लिमिटेड के डिबेंचर्स यानी कि परचेजिंग कंपनी के डिबेंचर्स वेंडर कंपनी के पास है। तो ऐसे केस में पहले तो सारी एसेट्स जो है वो परचेजिंग कंपनी के अकाउंट्स में जाएगी। उसके बाद ये 95,000 के जो डिबेंचर्स हैं इनको क्या कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स? कैंसिल कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल करेंगे बिल्कुल इसके लिए जर्नल एंट्री। आगे देखिए पी लिमिटेड के समस्त देय बिल वी लिमिटेड के पक्ष में है। क्या बोला गया है? पी लिमिटेड के जितने भी बिल्स पेबल है, देखते हैं पी लिमिटेड के टोटल 25,000 के बिल्स पेबल है, ये सारे के सारे वी लिमिटेड से रिलेटेड है। तो ये क्या हो गए? कॉमन बिल्स पेबल, जो कि वी लिमिटेड के चिट्ठे में दर्शाए हुए प्राप्य बिल 40,000 रुपये में सम्मिलित है। यहाँ पर देखिए बिल्स पेबल तो टोटल 25,000 है पी लिमिटेड, लेकिन वी लिमिटेड की बुक्स में बिल्स रिसीवेबल जो है ना वो 40,000 से शो हो रहा है। मतलब इनमें से 25,000 हमारी परचेजिंग कंपनी से रिलेटेड, रिमेनिंग दूसरे होंगे। तो हमें तो सिर्फ कॉमन वाली चीज़ देखनी है, और कॉमन कितने हैं? 25,000। इसके बाद वी लिमिटेड के चिट्ठे में देनदारों की राशि 10,000 रुपये पी लिमिटेड से रिलेटेड है। ये हमारे कॉमन डेटर क्रेडिटर हो गए। समझ में आ गई चीज़? कॉमन डेटर और क्रेडिटर। तो वो 10,000 के डेटर्स और क्रेडिटर्स को हम क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। और किसकी बुक्स के अंदर? तो मैम परचेजिंग कंपनी की बुक्स में, क्योंकि म्यूचुअल डेट्स, कॉमन डेटर क्रेडिटर्स, कॉमन BPBR, कॉमन लोन, इन सारी चीज़ों के लिए एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग कंपनी की बुक्स में ही किए जाते हैं। तो हम भी कर देंगे, ओके। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या बोला गया है, आपको क्या करना है? वी लिमिटेड मीन्स वेंडर कंपनी की बुक्स के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट और शेयर होल्डर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है। दो ही खाते बनाने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट और इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ओके फाइन। आगे पी लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज देनी है और एकीकरण के तुरंत बाद का चिट्ठा बनाना है, यह मानते हुए कि एकीकरण क्रय की प्रकृति का है, ओके।
अमालगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, आपको वेंडर कंपनी की बुक में जस्ट 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं और परचेजिंग कंपनी की बुक्स के अंदर हमें सारी एंट्रीज देख के नई बैलेंस शीट बनानी है। चलिए ठीक है, करेंगे। सबसे पहले हम अपने परचेज कंसिडरेशन को देख लेते हैं, तो उसको वापस से आई डोंट थिंक कि लिखने की नीड है, क्योंकि 14 लाख रुपीज़ का परचेज कंसिडरेशन, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, 10 वाले ही शेयर्स है, तो 10 वाले तो 1,40,000, इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले, तो इनको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले हम एंट्रीज करेंगे हमारी वेंडर कंपनी की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ वी लिमिटेड। क्या करना है, हमें 2 ही अकाउंट बनाने बोला गया है, तो हम 2 ही अकाउंट बनाएंगे। एक तो बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट और दूसरा हमें कहा गया है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, तो हम यहाँ बनाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओके, दोनों अकाउंट्स हम बना लेंगे। स्टार्ट करें, एक एक करके एंट्री याद करते जाएंगे और देखेंगे कि कौन से एंट्री की पोस्टिंग इन दोनों अकाउंट्स में से किसी एक में होने वाली है, तो उसको हम कर देंगे। सिंपल सी बात है। देखिए सबसे पहले वेंडर कंपनी अपनी सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि किसी पर्टिकुलर एसेट को छोड़ना है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि आपको लाइन क्लियर दे रखी है कि पी लिमिटेड अमालगमेट्स द एंटायर बिजनेस ऑफ वी लिमिटेड, संपूर्ण व्यवसाय का एकीकरण, मतलब सारी एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज, सब कुछ परचेजिंग कंपनी लेने वाली है। तो ऐसे केस में सारी एसेट्स को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करें और सारी लाइबिलिटीज़ को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करें। देखिए वी लिमिटेड में सबसे पहला 8 लाख रुपए के फिक्स्ड एसेट्स एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, ये 8 लाख रुपए की एसेट्स। डिबेंचर्स है तो लिखेंगे टू डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड, हमें इनको एज एन इन्वेस्टमेंट ही शो करना है, टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड। कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 95,000। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में दीजिए, हमें बोला गया कि 1000 डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड और उनकी वैल्यू कितनी है, जस्ट 95,000। तो हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 रुपये वाला डिबेंचर है हम मानते हैं, लेकिन उसको हमने 95 की रेट पे खरीदा हुआ है, तो नो प्रॉब्लम। 1000 डिबेंचर्स एट ₹95 ईच, तो हमारे कितने हो गए, 95,000। आगे देखिए स्टॉक दे रखा है 4 लाख रुपए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ये फिर से हो गया 4 लाख रुपए। फिर हमें दिया हुआ है आगे देखिए डेटर्स 1,30,000 रुपए से, यहाँ लिख देंगे डेटर्स 1,30,000। इसके बाद हमें बिल्स रिसीवेबल 40,000 लिखेंगे, टू बिल्स रिसीवेबल ये 40,000 और लास्ट है कैश एट बैंक 55,000। सारी एसेट्स को स्टूडेंट्स हमने ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन में। अब चलते हैं हमारी लाइबिलिटी साइड पे। तो वी लिमिटेड में देखिए डिबेंचर्स नहीं है, डिबेंचर्स जस्ट पी लिमिटेड के अंदर थे। आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्कुल है वी लिमिटेड में 1,80,000 बाय क्रेडिटर्स 1,80,000। इसके बाद आगे देखिए बिल्स पेबल भी वी लिमिटेड की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं, सारी एसेट्स ट्रांसफ़र हो गई, सारी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो गई। इसके बाद जब परचेज की नेचर का अमालगमेशन होता है तो हम एंट्री करते हैं कि परचेजिंग कंपनी ने ना ली हो ऐसी एसेट्स का रियलाइजेशन करना, मतलब उन एसेट्स को सेल आउट करना, और जो ना ली हो उन लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना। दोनों ही कंडीशन यहाँ पे नहीं है, एंट्रीज नहीं होगी। अब आती है एंट्रीज परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड। अब हम सबसे पहले तो परचेज कंसिडरेशन को क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। और परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने की क्या एंट्री होती है, परचेजिंग कंपनीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यही होगा।
इससे हम क्या करते हैं, हमारी परचेजिंग कंपनी को अपना डेटर बना देते हैं। बार बार मैं ये बात बोलती हूँ ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में 100% फिट हो जाए कि जैसे ही परचेज कंसिडरेशन का नाम आए हमें याद आ जाए कि हमें परचेजिंग कंपनी को अपना डेटर बनाना है, दैट्स वाई हम उनके अकाउंट को करेंगे डेबिट। और टू रियलाइजेशन, क्योंकि हमारी सारी एसेट सारी लाइबिलिटी सब कुछ रियलाइजेशन में, तो इनको बेचने से मिलने वाला कंसिडरेशन भी तो इसी अकाउंट में आना चाहिए ताकि हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चल सके। देन एंट्री है हमारी परचेजिंग कंपनीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। दैट मीन्स रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे क्या एंट्री आ जाएगी, बाय परचेजिंग कंपनी, और परचेजिंग कंपनी का क्या नाम है, पी लिमिटेड। देन बाय पी लिमिटेड अकाउंट 14 लाख रुपए। ये हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं थी, परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन के अंदर वैसे ही दिया हुआ था। दैट्स ऑल। आई समझ में बात बिल्कुल 100%। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद एंट्री होती है स्टूडेंट्स परचेज कंसिडरेशन रिसीव करने की। क्या एंट्री होती है, जिस भी फॉर्म में आपका परचेज कंसिडरेशन मिल रहा हो, यहाँ हमें परचेज कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है इन शेयर्स, इन इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर्स इन पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू पी लिमिटेड अकाउंट, ताकि हमारे पी लिमिटेड का अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो इस एंट्री के लिए हमें कहीं भी इन दोनों अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग करने की नीड नहीं है, क्योंकि इन दोनों अकाउंट में से किसी का नाम ही नहीं आया। अब इसके बाद वेंडर कंपनी के जितने भी रिजर्व्स है, जो भी कैपिटल है, फिक्टिशियस एसेट्स है अगर, तो इन सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। और बिल्कुल इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाने के लिए हमें बोला गया है। तो चलिए हम बना देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। इसके अंदर हम एक एक करके एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे। एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में क्या आ जाएंगी, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल, तो 10 लाख रुपए की कैपिटल ये ट्रांसफ़र होगी। इसके बाद रिजर्व्स में जस्ट रिवेन्यू रिजर्व हमारे पास है, इस रिवेन्यू रिजर्व को भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। एंट्री कैसे होगी, क्रेडिट बैलेंस के साथ रिजर्व है, इसको डेबिट करें, रिवेन्यू रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। देन इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या आ जाएगी एंट्री, बाय रिवेन्यू रिजर्व 3,40,000। इज दैट क्लियर। इसके बाद अगर किसी तरह की कोई फिक्टिशियस एसेट हो तो हम उसको ट्रांसफ़र करें, लेकिन ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब हमारी फाइनल पेमेंट वाली एंट्री हम करें, उससे पहले हमें अपने रियलाइजेशन अकाउंट को करना होगा क्लोज। तो अब हम निकालते हैं रियलाइजेशन का बैलेंस। तो चलिए करें टोटल। ये तो जैसे 15,80,000 हो गया। अब इसके बाद हमें क्रेडिट डेबिट साइड में टोटल कर देनी है। कितनी टोटल आती है, करते हैं, देखिए डेबिट साइड की टोटल। तो टोटल देखते हैं, डेबिट साइड की हमारी आती है 15,20,000 रुपये। इस तरफ टोटल 15,80,000, इधर 15,20,000। दैट मीन्स 60,000 का क्रेडिट बैलेंस, जो कि क्या कहलाएगा हमारे लिए, प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये 60,000 का प्रॉफिट है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। बहुत सिंपल, रियलाइजेशन पर चाहे तो प्रॉफिट हो चाहे तो लॉस हो, सब कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। और इसके साथ हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। यहाँ हमने एंट्री करी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में कहाँ, क्रेडिट साइड पे एंट्री आएगी, क्या नाम से, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 60
60,000। अब इसके बाद फाइनल इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है। अब पेमेंट करने के लिए हमारे पास अवेलेबल क्या है स्टूडेंट्स, तो जस्ट इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। कितने के मिले थे, तो 14 लाख रुपए के। तो चलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन पी लिमिटेड। हमें उनसे जो 14 लाख रुपए के इक्विटी शेयर मिले वो हम अपने शेयर होल्डर्स को दे दें। और देखिए इसके बाद आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है, दोनों तरफ बैलेंस 14 लाख रुपए, दैट मीन्स हमारा अकाउंट क्लोज। और ये हमारा वेंडर कंपनी की बुक्स के अंदर अकाउंटिंग का काम फिनिश। आई बात समझ में? 2 ही अकाउंट बनाने बोले थे ना, इसलिए हमने 2 ही अकाउंट बनाए। अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे हमारी परचेजिंग कंपनी की बुक्स में। देखिए पी लिमिटेड की बुक्स में सारी ही जर्नल एंट्रीज करनी है और उसके बाद हमें उनकी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। चलिए ठीक है, पहले हम सारी जर्नल एंट्री कर लें। पी लिमिटेड हमारी परचेजिंग कंपनी के बुक्स के अंदर in the books of P Limited means purchasing company। देखें सबसे पहली एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, बिजनेस परचेज करने के लिए। करें स्टार्ट। देन फर्स्ट सारी एसेट्स को एक एक करके डेबिट करें। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितनी है वेंडर कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स, 8 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड कितना, 95,000। आगे देखें स्टॉक 4 लाख रुपए करेंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए। इसके बाद है देखिए सन्ड्री डेटर्स 1,30,000। डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,30,000। बिल्स रिसीवेबल है 40,000। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 40,000। कैश एट बैंक 55,000। कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट 55,000। इसके बाद लाइबिलिटीज़ जो उनकी सारी ली है हमने, और लाइबिलिटीज़ के नाम पे सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिट कर दे उसको। एक बार यहाँ हम थोड़ी सी जगह छोड़ते कि अगर एंट्री के अंदर कहीं गुडविल आया तो हम उसे लिख देंगे 1,60,000। अब इसके बाद 1,80,000। अब इसके बाद परचेज कंसिडरेशन लिखा जाएगा। परचेज कंसिडरेशन कितना, 14 लाख रुपए। किस नाम से आ जाएगी एंट्री, टू लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी मीन्स वी लिमिटेड अकाउंट कितना, 14 लाख। सब कुछ लिख दिया। अब डिफरेंस निकाले हम। देखें इधर तो 15,80,000, 60,000 का डिफरेंस। ये 15,20,000 है, ये 15,80,000 है। 60,000 का डिफरेंस किस नाम से आ जाएगा, गुडविल। तो यहाँ हम लिख देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। ये बैलेंसिंग फिगर है हमारा गुडविल 60,000। इस तरीके से हमारे बिजनेस, यहाँ अगर पहले से गुडविल होती तो भी एक बार हम उसके अमाउंट नहीं लिखते हैं, जो भी बैलेंस में आता है ना गुडविल वो लिख देते हैं। ओके, बिजनेस परचेज हो गया। अब क्या होगा, अब हम परचेज कंसिडरेशन जो हमने खुद पर ड्यू किया है ना 14 लाख रुपए, इसका पेमेंट करेंगे। कैसे पेमेंट करना है, तो कोई कैश वाली इन्फॉर्मेशन है नहीं, सीधा सा ये कंपनी अपने इक्विटी शेयर इशू करने वाली है। और इक्विटी शेयर भी सम मूल्य पर, क्योंकि हमें नहीं बताया गया है कोई भी कि आपको इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू करने हैं या प्रीमियम पर, कुछ नहीं। तो सम मूल्य पर एंट्री क्या हो जाएगी, लिक्विडेटर्स ऑफ लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इनको 14 लाख से डेबिट करके अकाउंट क्लोज टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एंट्री कर देते हैं लिक्विडेटर्स ऑफ वी लिमिटेड अकाउंट डेबिट
14 लाख रुपए का इनको पेमेंट किया जाएगा। किसके थ्रू? तो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल में इनका पेमेंट हो जाएगा 14 लाख रुपए। आगे बात समझ में? अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी स्टूडेंट्स, हम करेंगे एडजस्टमेंट हमारे म्यूचुअल डेट्स के रिलेटेड। याद है हमें क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन थी, कुछ कॉमन बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल भी है, कुछ कॉमन डेटर क्रेडिटर भी है और एक इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स भी है। इन तीनों से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स अब हम करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें बोला गया था कि पी लिमिटेड के समस्त देय बिल वी लिमिटेड के पक्ष में है, जो कि वी लिमिटेड के चिट्ठे में दर्शाए हुए प्राप्य बिल 40,000 रुपये में सम्मिलित है। मीन्स टोटल कॉमन बिल्स पेबल हमारे सिर्फ 25,000, क्योंकि उसके पी लिमिटेड के जितने बिल्स पेबल है ना 25,000 वो सारे वी लिमिटेड से रिलेटेड है। अब वी के पास भले ही 40,000 के बिल्स रिसीवेबल है, उसमें से 15,000 किसी और के होंगे, तो वो तो हमारे लिए कॉमन बिल्स पेबल या बिल्स रिसीवेबल की डेफिनेशन में नहीं आते। जस्ट 25,000 इनको करना है कैंसिल, मतलब 25,000 के बिल्स पेबल भी कैंसिल होंगे और 25,000 के बिल्स रिसीवेबल भी कैंसिल होंगे, क्योंकि वी और पी तो एक ही हो गए हैं। तो पी के बिल्स पेबल और वी के बिल्स रिसीवेबल दोनों कॉमन है, तो इनको तो कैंसिल करना ही पड़ेगा। एंट्री कैसे करेंगे? बिल्स पेबल लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस के साथ डेबिट कर दो, बिल्स रिसीवेबल एसेट डेबिट बैलेंस के साथ क्रेडिट कर दो, बहुत सिंपल। चलिए थर्ड एंट्री हम करते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 25,000 के ही कैंसिल करने हैं टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 25,000, दैट्स ऑल। आई बात समझ में? इसके बाद कॉमन बीआर के बाद हमें कॉमन डेटर क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन है कि वी लिमिटेड के चिट्ठे में देनदारों की राशि 10,000 रुपये के देनदार पी लिमिटेड से संबंधित है। तो मैंने कहा था कि कॉमन बीपी बीआर, कॉमन डेटर क्रेडिटर, कॉमन लोन, इनमें इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं आता है खास कि हमें क्या करना है, परचेजिंग कंपनी ने ले रखे है कि वेंडर कंपनी ले रखे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ने भी ले रखा हो कॉमन होना चाहिए बस। तो यहाँ भी कॉमन डेटर क्रेडिटर है ₹10,000 के, कैंसिल करेंगे। क्रेडिटर्स को कैंसिल करने के लिए डेबिट कर देंगे और डेटर्स को कैंसिल करने के लिए उनको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। चलिए क्रेडिटर्स को तो कर देंगे डेबिट, तो एंट्री कैसे करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू डेटर्स, तो एक ही एंट्री से हमारे कॉमन डेटर क्रेडिटर कैंसिल। आगे बात समझ में? इसके बाद है हमारे पास डिबेंचर्स। देखिए डिबेंचर्स के लिए हमें नीचे कोई अलग से लाइन नहीं दी हुई, इसलिए हम हमेशा पहले एक बार बैलेंस शीट को देख लेते हैं। बैलेंस शीट में जो इन्फॉर्मेशन है उससे हमें एक चीज़ पता चल गई। अब चलिए बैलेंस शीट को एक बार हम साइड में रखें, वी लिमिटेड की परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। उनमें देखिए 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 10 लाख के उनके टोटल डिबेंचर इशूड है। परचेजिंग कंपनी के टोटल 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशूड है, मतलब कि 10,000 उनके डिबेंचर्स इशूड है। 100 रुपये वाला एक डिबेंचर है, 10,000 डिबेंचर इशू कर रखे हैं। उन 10,000 में से 1,000 डिबेंचर जो थे ना वो हमारी वेंडर कंपनी के पास थे, और जब हमने उनका बिजनेस परचेज किया उनके वो 1,000 डिबेंचर हमारी बुक में एसेट बन के आ गए, एसेट बन के आए। तो वो 10,000 डिबेंचर्स हमारी लाइबिलिटी साइड भी शो है, उनमें से 1,000 डिबेंचर हमारी एसेट की तरह भी शो है इन्वेस्टमेंट। क्या ये इस बात सही है? देन बिल्कुल नहीं, हमें इन इन्वेस्टमेंट को भी कैंसिल करना है और वो जो 1,000 डिबेंचर्स अब हमारे पास वापस आ गए हैं उनको भी कैंसिल करना है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि वो डिबेंचर्स अब इशूड तो रहे ही नहीं ना, हमने किसी को तो इशू ही नहीं कर रखे, जिसको इशू कर रखे थे वो तो अब हम खुद ही बन गए। तो क्या अब हम खुद को ही डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं क्या? देन नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केस में इस इन्वेस्टमेंट को भी कैंसिल करें और 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स, मैम 1 लाख के क्यों, 95,000 के क्यों नहीं? देखो इन्होंने 95,000 में हमारे डिबेंचर्स खरीदे थे, लेकिन हमारे तो 1,000 डिबेंचर 1 लाख रुपए के है ना, तो हमें तो अपने पूरे 1 लाख के डिबेंचर इशू कैंसिल करने। तो मैम डिफरेंस आएगा तो
है ना हमारे पास अकाउंट गुडविल का। आ रही है समझ में चीज़? चलिए करते हैं। देखिए इस इन्वेस्टमेंट को कैंसिल करने के लिए इसको तो क्रेडिट करना पड़ेगा। डिबेंचर की लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है, उस लाइबिलिटी को हमें ख़त्म करना है तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स कैंसिल करने, सारे 10 लाख के कैंसिल नहीं करना है, कॉमन पार्ट को ही कैंसिल करना है। और कॉमन पार्ट कितना? 1 लाख रुपए। 2 ये जो इन्वेस्टमेंट आया इस इन्वेस्टमेंट को यहाँ से कैंसिल करना है। तो 2 इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ P लिमिटेड, जो इन्वेस्टमेंट आया हमारे पास कितने का था? ये 95,000। अब 5,000 का जो डिफरेंस बच रहा है वो किस नाम से आ जाएगा? गुडविल। तो 2 गुडविल अकाउंट 5,000। दैट्स ऑल। ये हमारी जर्नल एंट्री। आ गई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन के अंदर ये डिबेंचर्स का छोटा सा पॉइंट एक्स्ट्रा था, बाकी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये सारी एंट्रीज होगी हमारी परचेजिंग कंपनी P लिमिटेड की बुक्स के अंदर। बिजनेस परचेज, परचेज कंसिडरेशन पेड, कॉमन बिल्स पेएबल रिसीवेबल, कॉमन डेटर क्रेडिटर एंड डिबेंचर्स में जो इन्वेस्टमेंट था उसको हमने कैंसिल किया। अब फाइनली हमें क्या करना है? P लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए अब हम P लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाएंगे। ये जो अभी हमने एंट्रीज करी है इन एंट्रीज को ध्यान में रखते हुए और P लिमिटेड की जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दे रखी है उसको ध्यान में रखते हुए अब हम एक नई बैलेंस शीट बना देंगे। करें स्टार्ट। बैलेंस शीट ऑफ P लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ P लिमिटेड एज एट 31st March 2016। देखिए सबसे पहले वही हमारा जो प्रॉपर फॉर्मेट है, स्टार्ट करें। फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें भी फर्स्ट हेड क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड्स। अब तो शायद बहुत अच्छे से आप लोगों को भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद हो गया होगा। इसके अंदर पॉइंट ए किससे रिलेटेड? शेयर कैपिटल का। तो ए पॉइंट लिखेंगे शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल शायद हमें गिवन है, हाँ ऑथोराइज्ड दे रखी है P लिमिटेड। देखिए वी लिमिटेड की बैलेंस शीट को तो आप छोड़ ही दीजिए, उसे तो हमें देखना ही नहीं है। हमें देखना है P लिमिटेड। P लिमिटेड की 40 लाख रुपीस की ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है। ऑथोराइज्ड हाँ 40 लाख की ही है। लिखेंगे इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। चले इनके भी ₹10 ही है। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। टोटल 40 लाख हमारी ऑथोराइज शेयर कैपिटल। एक बार के लिए लिखा था। आगे देखिए इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। अब इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, इनकी पहले से इशूड कैपिटल थी 25 लाख, उसको तो लिखे 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये हो जाएंगे 25 लाख रुपए। इसके बाद अभी जब हमने परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किया ना वी लिमिटेड को, तो 14 लाख रुपए की कैपिटल इशू की थी 10 वाले शेयर, मतलब कि 1,40,000 शेयर। 1,40,000 इक्विटी शेयर्स, ये भी 10 वाली ही हैं, ऑफ ₹10 ईच, issued for consideration other than cash। हमने नकद के अलावा दूसरे प्रतिफल के लिए
शेयर कैपिटल इशू की 14 लाख रुपए की। ओके, आगे देखिए, रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व है 7,75,000। इसके अलावा और कोई रिजर्व तो है नहीं, कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम या ऐसा भी कुछ था नहीं, लिख देंगे जस्ट बी पॉइंट हमारा। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रेवेन्यू रिजर्व्स 7,75,000। चलिए आगे, सेकंड हेड हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज़, तो हमें परचेजिंग कंपनी पी लिमिटेड की नॉन करंट लाइबिलिटीज़ देखनी। 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 10 लाख का था, इसमें से याद कीजिए हमने 1 लाख के डिबेंचर्स को कैंसिल किया है ना, लिखिए। चलिए, 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच कितने थे? आगे बात समझ में, 1 लाख के डिबेंचर्स कैंसिल। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज़, तो करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स भी है, बिल्स पेबल है, दोनों कंपनीज के एड होके शो करेंगे। हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे बैलेंस शीट को। अब हम हमारा थर्ड हेड लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज़। थर्ड हेड हमारा करंट लाइबिलिटीज़। देखिए, करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स गिवन है 1,80,000 वी के और 4,90,000 पी लिमिटेड के। यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स 1,80,000 प्लस 4,90,000, दैट मीन्स 6,70,000। बिल्कुल 6,70,000 ये तो है, लेकिन इसमें से 10,000 के क्रेडिटर्स कॉमन थे। 10,000 के क्रेडिटर्स कॉमन थे ना, हमने एंट्री करके क्रेडिटर्स को डेबिट किया, तो यहाँ से लेस भी तो करेंगे ना। कॉमन क्रेडिटर्स कितने थे? 10,000, देन रिमेनिंग 6,60,000। डन। फिर है बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल में देखिए तो वी लिमिटेड के पास तो कुछ बिल्स पेबल है नहीं, पी के हैं 25,000 लिख देते हैं। अब यहाँ कॉमन थे ना, और कॉमन कितने थे? पूरे के पूरे 25,000। एंड कॉमन बिल्स पेबल कितने स्टूडेंट्स? 25,000। तो बिल्स पेबल रह गए 0 nil। और इसके बाद हम कर देंगे अपनी बैलेंस शीट की टोटल। तो चलिए करते, 25 प्लस 14 62,35,000। चलिए, एक साइड बैलेंस शीट हमारी बन के तैयार। सेकंड साइड अब हम बनाते हैं एसेट्स। करें स्टार्ट। एसेट्स में फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स, इसमें भी पॉइंट ए हमारा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। देखिए हमारे पास एसेट्स में, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स है 8 लाख रुपए तो वी लिमिटेड का, और 29,50,000 रुपए पी लिमिटेड का। यहाँ लिख देंगे इनको। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स 8 लाख प्लस 29,50,000, मतलब कि टोटल 37,50,000। इसके अलावा कोई भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट गिवन नहीं। बी पॉइंट में लिखेंगे
इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, तो पहले तो थी नहीं लेकिन अब तो है क्या, गुडविल। तो याद कीजिए जब हमने अभी बिजनेस परचेज की एंट्री की थी वहाँ हमने गुडविल डेबिट की थी 60,000 से, लेकिन जब हमने ये 95,000 वाले डिबेंचर के इन्वेस्टमेंट को कैंसिल किया तो वहाँ हमारी गुडविल फिर क्रेडिट हो गई थी 5,000 से। तो मीन 60 माइनस 5 55,000 से हम क्या लिखेंगे, हमारी गुडविल को यहाँ पे लिख देंगे, शो कर देते हैं इस चीज़ को 55,000। इसके बाद अदर नॉन करंट एसेट, तो कोई फिक्टिशियस एसेट तो है नहीं, और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट भी थे वो भी सेल आउट हो चुके हैं, उनको नीड ही नहीं है दिखाने की, ये ख़त्म नॉन करंट एसेट्स। सेकंड आ जाएगी हमारी करंट एसेट्स। देखिए करंट एसेट्स में क्या क्या है, सबसे पहला स्टॉक गिवन है, लिख देंगे एज इट इज़, दोनों कंपनीज का सिंपली ऐड करके 4 लाख प्लस 11,60,000, ये टोटल 15,60,000 रुपये। इसके बाद आएंगे डेटर्स, तो देखिए स्टूडेंट्स दोनों कंपनी से डेटर्स को ऐड करें पहले तो 1,30,000 प्लस 5,20,000 में 6,50,000 के डेटर्स, ये हमने लिखा 6,50,000। इसमें से 10,000 के कॉमन डेटर्स भी तो हैं, वह तो उन्हें हटाएंगे यहाँ से, ये 10,000 के डेटर्स लेस किए, रिमेनिंग 6,40,000। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, दोनों कंपनीज के बिल्स रिसीवेबल्स को ऐड करें 40 प्लस 50 90,000। इसमें भी कॉमन था 25,000 का, माइनस करें कॉमन बिल्स रिसीवेबल 25,000, रिमेनिंग 65,000। आगे बात समझ में। अब लास्ट कैश एट बैंक, दोनों का ऐड कर दो 55 प्लस 110, कैश एट बैंक कितना है 55 प्लस 1,10,000, दैट मीन्स 1,65,000। और फाइनल यहाँ पे हो जाएंगी हमारी बैलेंस शीट की टोटल, कर ले 37,50,000 प्लस 15,60,000, बिल्कुल सेम 62,35,000। और इसके साथ हमारी ये बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड भी रेडी। अब इसके अंदर यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस बैलेंस शीट में, जो डिफरेंसेस आए हैं पहले वाले बैलेंस शीट से, वैसे ये सारे एडजस्टमेंट्स तो हमने पहले भी कर रखे हैं। डेटर्स आप दोनों कंपनी के टोटल करें, फिर कॉमन को माइनस करें, ऐसे ही बिल्स रिसीवेबल में भी, तो इधर बिल्स पेबल में भी, क्रेडिटर्स में भी, तो ये तो हो जाएगा। और इनको दिखाने का प्रॉपर तरीका मैंने आपको समझा रखा है। अब ये वाला पॉइंट ही डिफरेंट था ये, तो इस चीज़ को समझना, कहीं भी ऐसी गलती मत कर देना कि मैम कॉमन डिबेंचर्स तो 95,000 के हैं तो हम यहाँ से सिर्फ 95,000 लेस करें, देन नो, आपको पूरा 1 लाख लेस करना ही होगा। अब यहाँ अगर आप ये गलती कर देते हैं, आप क्या कर देते हैं, सिर्फ 95,000 के ही डिबेंचर्स कैंसिल करते हैं ना स्टूडेंट, तो भी आपकी बैलेंस शीट की टोटल तो मैच हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, नो डाउट। टोटल ज़रूर 62,40,000 आएगी, लेकिन दोनों ही साइड आपकी बैलेंस शीट की टोटल 100% मैच हो जाएगी, पर वो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। डबल साइड एरर हो जाएगा ना, डबल साइडेड एरर पढ़ा हुआ ना, द्विपक्षीय गलतियाँ। अब क्या करेंगे आप, एंट्री करेंगे सिंपल सी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स 95, तो इधर से आप 95 ही लेस करेंगे और उधर 95 के डिबेंचर्स को, मतलब इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे ही नहीं। गुडविल में कोई 5,000 का एडजस्टमेंट होगा नहीं, तो गुडविल आपकी 60 पर आएगी, तो दोनों साइड 5,000 टोटल बढ़ के आपकी टोटल 62,40,000 आ जाएंगी। तो
टोटल तो मैच होगी और आप ये समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही। तो मैंने कहा था कि टोटल मैच होना आंसर सही होने की निशानी तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल 100% क्लियर। अगर आपने सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एंट्रीज करी है और फिर आपकी टोटल मैच होती है, तब जाके आपका क्वेश्चन सही है। सारी एंट्रीज करी हो, टोटल मैच नहीं हो रही है, तो मैंने आप लोगों को तरीका बता रखा है। डिफरेंस देखो दोनों साइड कितना आ रहा है, उस डिफरेंस से रिलेटेड अमाउंट्स को ढूंढने की कोशिश करो। और बाकी अगर आपने 100% सब कुछ सही करके बिल्कुल माइंड को अलर्ट रख के अगर आप करोगे ना, तो टोटल एक ही बार में मैच हो जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 13, उसके बाद हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और फिर हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास को स्टूडेंट्स यही ख़त्म करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक इस क्वेश्चन को आप वापस पढ़िए, करिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।